हाँ, तो देखिए, शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के सामने हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और ये कुछ क्वेश्चनों की एक सीरीज है। जो भी लेटेस्ट अभी आपके होने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उन एग्ज़ामों के लिए आज से शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को कंटिन्यू पर डे एक एक 20-20 नंबर या 20-20 क्वेश्चन की प्रश्नों की एक सीरीज करवाई जा रही है या जाएगी। क्योंकि जैसे उत्तराखंड का हो गया है, जीएस के हो गए हैं, हिंदी का हो गया है, ये सभी क्वेश्चनों को लेकर के पर डे हमारा यही टारगेट रहेगा कि जितने भी अभी ARO या आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जितने भी वैकेंसीज आई है ग्रुप सी, सभी के एग्ज़ाम के लिए हम एक क्वेश्चन सीरीज आपके सामने ला रहे हैं। लेकिन मात्र 20-20 क्वेश्चन की, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कैप्सूल होगा कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से संबंधित सीधा नहीं है कि हम आंसर बता देंगे। आंसर के साथ साथ जो क्वेश्चन के बारे में आपको एक्स्ट्रा 10 से 15 या 5-7 फैक्ट और एक्स्ट्रा मिलेंगे, और उनके बारे में भी हमें जानना है कि ये फैक्ट क्या हैं, कैसे हैं। तो क्योंकि एक क्वेश्चन पे लगभग 10 क्वेश्चन आपके सामने तैयार हो रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन का मतलब छोटी सीरीज नहीं है। 20 का मतलब कि सीधे 100 क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। 20 का प्रत्येक क्वेश्चन पे 5 मिनिमम क्वेश्चन भी अगर रखते हैं एक्स्ट्रा, तो पूरे 100 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आप लोग आइएगा, और हम आज इसमें जो 20 नंबर की सीरीज है बच्चे, इसे देखेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और आज से कंटिन्यू होगा। तो देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपके पास क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान संशोधन अधिनियम ये इधर है और यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के आगे मैच करना है 10वीं अनुसूची, पहला ऑप्शन। दूसरा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाए जाना मतलब। और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, नागरिक का मतदान की आयु या नागरिकों की मतदान की आयु, नागरिकों की मतदान की आयु 18 वर्ष करना। और डी ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भाग 9। तो यहां देखिएगा बच्चे, जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है, सबसे पहले देखिएगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 का है। और आपसे पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। और दल बदल कानून अगर आपसे पूछा जाता है, तो दल बदल कानून बच्चे 1985 में ही बना था, जो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। तो ए ऑप्शन तो आपका देख रहे हैं, ये मैचिंग में सही आ रहा है कि ए का 1 पहला मैच सही कर रहा है। दूसरा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये देखिएगा जो 69वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये बच्चे 1991 का है। और 1991 के तहत जो 69वां संविधान संशोधन था 1991, इसी के तहत मेरे संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा है। आर्टिकल अगर हम बात करते हैं बच्चे 239 का ए और 239 का AA है। इसमें दिल्ली के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं, और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा भी इसी संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। दिल्ली जो भारत का यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और इस केंद्र शासित प्रदेश में अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ के लिए भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या है बच्चे, मैच सही कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि तीसरा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम और जो 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये 1989 का है। और 1989 में बच्चे जो किया गया, तो नागरिकों की, देखिए भारत के मूल संविधान में अगर मैं बात करता हूं, तो भारत के मूल संविधान में मतदान करने की जो आयु थी
तो याद रखना, मतदान की आयु या वोट देने की एज जो थी, मतदान की आयु मूल संविधान में 21 वर्ष थी और इसे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में इसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। आर्यवसम तो वोट देने की आयु, लेकिन आज मेरे संविधान का आर्टिकल 326 आप पढ़ते हैं, 326 में संविधान में वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया है। वयस्क मताधिकार, वोट देने का अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 326 में। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही मैच कर रहा है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये देखिएगा जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज। और जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो नगर पालिका से संबंधित था। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का है बच्चे। और याद रखना, पंचायती राज से संबंधित भारत के संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है और भाग 9 का संबंध पंचायती राज से है। और अगर बात करें तो भाग 9 यही बात कर रहा है। भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर के 243 टू 43 क्लॉज ओ तक पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है ना? तो देखिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत? तो ये आपका 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 जोड़ा। भाग 9 में पंचायती राज है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है आप देख रहे हैं। लेकिन पंचायती राज जो अधिनियम था, जो 73वां पंचायती राज अधिनियम, जो 73वां संविधान संशोधन है, ये 73वां संविधान संशोधन, ये अगर बात करते हैं ये 24 अप्रैल बच्चे ध्यान देना, 24 अप्रैल और 24 अप्रैल 1993 को क्या किया गया था? ये देश के अंदर लागू हुआ। और जो ये लागू हुआ इसीलिए आज 24 अप्रैल के दिवस को, आज दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपसे बात करें पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन देखिएगा, ए का मैच कर रहा है, ये भी तो देखिएगा ए का 2 ये नहीं, ठीक है ना। और इसमें आप देख रहे हैं बच्चे 52वां दल बदल 10वें सूची, 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली को विशेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, 61वां नागरिकों को मतदान की आयु 18 वर्ष किया गया, 73वां भाग 9। इसमें ऑप्शन गलत बना दिए हैं, इसमें ध्यान देना बच्चे। 1 2 3 4, चलो कोई बात नहीं, इसमें ऑप्शन गलत दे दिए हैं, इसमें ध्यान देना। 1 2 हाँ है बिल्कुल, ये देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो आपका ऑप्शन होगा बच्चे ये वाला भाग। चलिए अगला हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीनिंग पर होगा, ये है आपका क्वेश्चन। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान देना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में साफ लिखा हुआ है, देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह के अंतर्गत आती है, ये बात कर रहा है बच्चे, रबी समूह के अंतर्गत। अब देखिएगा रबी समूह के अंतर्गत मतलब, देखा आप लोगों ने कि कृषि को मौसम के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होती है खरीफ की फसल, एक होती है रबी की फसल और एक होती है जायद की फसल। 3 आधार पर फसलों को बांटा जाता है और हर फसल का कटाई का समय और बुआई का समय क्या होता है बच्चे, अलग अलग होता है। आर्य बस अगर मैं बात करता हूं बुआई का समय, बोने का समय मतलब, तो बुआई का समय कब होगा और कटाई का समय कब होगा। तो याद रखना, जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल का बोने का समय बच्चे कब होता है, तो याद रखना जून से जुलाई के माह में कौन सी फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसकी कटाई कब होती है, तो इसकी कटाई जो होती है ये अक्टूबर नवंबर के माह में इसकी क्या होती है, कटाई होती है। लेकिन अगर मैं रबी की फसल की बात करता हूं तो रबी की फसल का बोने का समय बच्चे याद रखना अक्टूबर नवंबर इसका बोने का समय है और मार्च अप्रैल इसका काटने का समय होता है।
मार्च अप्रैल के माह में क्या है, इसका कटाई होती है या काटने का समय है। लेकिन जायद की फसल, और जायद की फसल में अगर मैं बात करता हूं तो लगभग याद रखेगा जुलाई, जून जुलाई, मतलब कौन सा समय बोला हूं, तो ध्यान रखना बच्चे, जून जुलाई के माह में इसे बोया जाता है। और अगर इसे काटने की, नहीं सॉरी, हाँ जून जुलाई में काटा जाएगा इसे मार्च अप्रैल की देखना बच्चे, इसका जायद की फसल का कटाई का समय मार्च अप्रैल होगा और कटाई का समय बच्चे इसका जून जुलाई होता है। तो ये आपको तीनों मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण आपने देखा। बुआई का समय ये है, कटाई और रबी का बुआई का ये है, और जायद का ये है, कटाई के समय आपके ये हैं, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन कौन सी फसलें रबी की होगी, जायद की होगी, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना, जो रबी की फसल के अंतर्गत बात करें, एग्जाम्पल देखिएगा बच्चे, खरीफ की फसल में तो धान खरीफ की फसल है। अगर मैं बात करता हूँ धान के साथ साथ ज्वार खरीफ की फसल है। बाजरा की बात कर रहा हूँ, बाजरा खरीफ की फसल है। मक्का की बात करता हूँ, मक्का खरीफ की फसल है। गन्ने की बात करता हूँ, गन्ना खरीफ की फसल है। सुनते रहना। और अगर मैं बात करता हूँ बच्चे जूट भी खरीफ की फसल है। मंडुआ अगर पूछें तो मंडुआ भी खरीफ की फसल है। दालें जितनी भी हैं लगभग आपकी खरीफ की फसल है। लेकिन मसूर की दाल रबी की फसल होगी। और चने की दाल, अगर चने की बात करता हूँ, चना भी आपका बच्चे रबी की फसल के अंतर्गत आता है। बोलिए, तो यहाँ पे ध्यान देना। इसी में बच्चे और कई सारी चीज़ें, सूरजमुखी की बात करता हूँ तो सूरजमुखी भी आपका कौन सी फसल के अंतर्गत आएगा, खरीफ की फसल के अंतर्गत। तो ये कई सारी चीज़ें आपको दिख रहा है। या कपास की बात करता हूँ तो कपास भी बच्चे आपका खरीफ की फसल। लेकिन बात करें जायद की फसल, और जायद की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आ रही है, तो देखिए जायद की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, तो गेहूं हो गया है, गेहूं के साथ साथ बात करें सरसों हो गया है, ठीक है ना, गेहूं हो गया, सरसों हो गया है। मसूर की दाल आपका रबी की फसल होगी बच्चे, कौन सी दाल, मसूर की दाल। चना हो गया है, तो चना भी आपका क्या होगा, रबी की फसल होगी। तो गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया। तो ये देखिएगा कई सारी फसलें आपकी क्या है, रबी की फसल हैं। और अगले अगर मैं बात करता हूँ इसी में, और देखिएगा आलू भी किसकी फसल है, इसी की है। तंबाकू की बात करें तो ये भी इसी के हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जायद की, तो बेल और लता वाली जितने भी फसलें होती है वो जायद की फसल होती है। और बेल और लता वाली फसलें मतलब जैसे ककड़ी हो गई, खीरा हो गया है, तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, करेला हो गया, लौकी हो गया, ये सब बेल और लता वाली फसल क्या होती है, ये रबी जायद की फसल है। तो यहाँ पूछा हुआ रबी समूह की, तो रबी समूह की फसलें आप देखिएगा, जौ रबी की है, चना रबी का है, मटर रबी का है, सरसों रबी का है। क्योंकि देखिएगा मटर भी अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, तो मटर भी बचे। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है, क्योंकि बी ऑप्शन में चावल आ रहा है, चावल खरीफ की है। बाजरा खरीफ का है, ये भी गलत है। मक्का खरीफ का है, गलत है। तरबूजा ये जायद की है ना, और मक्का खरीफ का है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं, इसमें अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा मस्तिष्क, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है मस्तिष्क जिम्मेदार है। अब बताइएगा आप लोग कि मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है। ये ब्रेन की बात कर रहा है कि ब्रेन किस चीज के लिए जिम्मेदार है। तो ब्रेन जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर ये आपको मिल रहा है कि सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए। आप बताइएगा। तो इसमें सबसे पहले आंसर जो होगा बच्चे कि ब्रेन की बात कर रहा है, मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो आपको पता है जो ब्रेन होता है, क्या होता है, ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक अगर मैं बात करता हूं अग्र मस्तिष्क, एक अगर मैं बात करता हूं मध्य मस्तिष्क, और एक होता है बच्चे पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं। एक आपका होता है जिसे हम कहते हैं सेरेब्रम, क्या कह रहा मैं, सेरेब्रम। और एक होता है बच्चे जिसे हम सेरेब्रम के साथ साथ ही अगर मैं मस्तिष्क का अगला पार्ट्स की बात करता हूं तो यहाँ पे हाँ सेरेब्रम हो गया है। और एक यहाँ पे मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत क्या आएगा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा
ध्यान देना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये मध्य मस्तिष्क का भाग है, और एक आएगा सेरेब्रल पेंडिकल, ये मध्य मस्तिष्क का भाग हो गया है। और यहां पे जो मैं बात कर रहा था डाइएनसेफेलॉन, देख लो बच्चे, डाइएनसेफेलॉन ये और पश्च मस्तिष्क का बात करते हैं, एक तो आएगा सेरेबलम, क्या आएगा, सेरेबलम, और एक आएगा बच्चे मेडुला ओब्लिगाटा। तो देखिएगा ये मस्तिष्क के भाग हैं। अग्र मस्तिष्क सेरेबरम को हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बच्चे प्रमस्तिष्क। क्या कहते हैं इसे, प्रमस्तिष्क। और जो ये प्रमस्तिष्क है ये मानव शरीर में, ब्रेन में, ये सोचने, समझने, याददाश्त, चिंतन, मनन, बुद्धिमत्ता, विवेक को कार्य को नियंत्रित करने का काम करता है। कौन, सेरेबरम। और सेरेबरम मानव मस्तिष्क का अगर आपसे पूछें, सेरेबरम सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का बच्चे, है ना। जो डाइएनसेफेलॉन है इसको भी दो भागों में बांटे हैं, एक आपका होता है बच्चे थैलेमस, क्या होता है, थैलेमस, और एक आपका होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। तो थैलेमस जो ठंडे दर्द गर्म का नियंत्रण करने का काम करता है, ठंडे का, दर्द का और गर्म का, ये उसको नियंत्रित करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस जो मानव शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तथा इसके साथ मानव मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस पार्ट्स है, ये मानव शरीर के अंदर भूख, प्यास, क्रोध, निंद्रा, घृणा, पसीना आना, ये सब इसको कंट्रोल करता है। लेकिन कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये मध्य मस्तिष्क का भाग है, और मध्य मस्तिष्क के भाग के अंदर अगर इसमें देखें तो ये देखने और सुनने की क्षमता को, देखने व सुनने की क्षमता को क्या करता है, नियंत्रित करता है। सेरेबलम की बात करें तो सेरेबलम मानव शरीर के अंदर संतुलन बनाने का काम करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है या नियंत्रण करता है। और मेडुला ओब्लिगाटा शरीर के अंदर स्वचालित जो भी क्रियाएं होती है, मतलब अनैच्छिक, नॉन वॉलेंट्री, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है, तो शरीर के अंदर अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है बच्चे कौन, मेडुला ओब्लिगाटा, जो पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो मेडुला ओब्लिगाटा शरीर में क्या करता है, मानव मस्तिष्क का अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय की गति धड़कना, जैसे ब्लड सर्कुलेशन होना, आंखों का फड़फड़ाना, वॉमिटिंग आना, जो अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है। हृदय का धड़कना मतलब, अब देखिएगा ऑप्शन क्या था, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, बिल्कुल सेरेबरम मानव मस्तिष्क में सोचने, विवेक, बुद्धिमत्ता, चिंतन का काम करता है। हृदय गति नियंत्रण करने के लिए, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रण करने के लिए कौन, मेडुला ओब्लिगाटा मानव मस्तिष्क का पार्ट नियंत्रण करता है। तीसरा, शरीर के संतुलन बनाने के लिए, देखिए मैंने कहा था जो संतुलन की बात कर रहा हूं, मानव शरीर के मस्तिष्क का जो पश्च भाग है जिसे अनुमस्तिष्क कहा जाता है, तो ये सेरेबलम भी बैलेंस बनाने का काम करता है। तो इसीलिए आंसर आपका होगा बच्चे डी, उपरोक्त तीनों इसके लिए क्या होगा, सही होगा। तो आपका आंसर ये हो गया है। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। बोलिए, तो आपका आंसर आपका क्लियर हो गया कि इसमें कौन सा आंसर हमारा था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके देखना, ठीक है ना। तो ये आपका सामने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन है जिसका नाम है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं। तो देखिए मानव शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक है बहिःस्रावी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो सबसे पहले तो अंतर ये ध्यान रखना है, एंडोक्राइन ग्रंथियां जो होगी अंतःस्रावी, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां बच्चे कैसी होती हैं, ये नलिका विहीन होती है। कैसी होती है, नलिका विहीन।
मतलब डक्टलेस होती है बच्चे। कैसी होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है। कौन सी? अंतःस्रावी। और जो बहिःस्रावी होती है ये डक्टफुल ग्लैंड होती है। कैसी होती है? डक्टफुल, मतलब नलिका युक्त। नलिका युक्त। पहला तो अंतर ध्यान रखना। दूसरा, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये हार्मोन्स का स्रावन करती है। किसका? हार्मोन्स का। और जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती हैं ये बच्चे याद रखना, ये एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। एंजाइम्स का क्या करती है? स्रावन करने का काम करती है। अब देखिएगा अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, लेकिन यहाँ क्या पूछा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी जिसमें दोनों के लक्षण हैं? तो आप देखिएगा जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये हार्मोन्स का स्रावन करते हैं। इनमें नलिका नहीं होती, डायरेक्ट हार्मोन सीधे हमारे ब्लड में जाकर मिलता है। और इसके कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। जैसे एड्रिनल ग्लैंड कौन सी हो गई है? अंतःस्रावी ग्रंथि। जैसे पैराथायराइड ग्लैंड कौन सी हो गई है? पैराथायराइड ग्लैंड भी अंतःस्रावी। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि भी अंतःस्रावी। जैसे थाइमस ग्रंथि हो गई है तो थाइमस ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई है। या इसी में अगर हम बात करते हैं पीनियल ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड भी बच्चे कैसी हो गई है? पीनियल ग्लैंड भी आपकी अंतःस्रावी हो गई है। ठीक है ना। इसी के अलावा थायराइड, पैराथायराइड सारी ग्रंथियां यहाँ पे दिख रही हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ बहिःस्रावी, जो नलिका युक्त होती है जहाँ से एंजाइम का स्रावन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का काम किया जाता है। डक्ट फुल होती है, नलिका युक्त, और एंजाइम का स्रावन करती है अंतःस्रावी हार्मोन का। जैसे अगर मैं बात करता हूँ अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्लैंड आंसू को जो बाहर निकालने का काम करती है। यकृत, लीवर, अगर लीवर से पूछा जाए तो लीवर कैसी ग्रंथि है? मानव शरीर की बहिःस्रावी ग्रंथि हो गई है। अश्रु, यकृत हो गया है। श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्लैंड का मतलब बच्चे पसीने की ग्रंथियां जो शरीर से पसीना बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है ना। लेकिन एक ग्रंथि है जिसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि का मतलब जो एंजाइम्स का हार्मोन्स, एंजाइम्स का सिक्रेशन भी करती है ना, और आपका हार्मोन्स का भी क्या करती है? सिक्रेशन करती है। दोनों का मतलब जो आपका अंतःस्रावी भी और बहिःस्रावी भी दोनों लक्षण जिसमें पाए जाते हैं वो है बच्चे आपकी कौन सी? पैनक्रियाज, या जिसे हम कहते हैं अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय, पैनक्रियाज, है ना। और पैनक्रियाज क्या करती है? अगर मैं एंजाइम्स की बात करता हूं तो एंजाइम्स किसका स्रावन करती है बच्चे? एंजाइम्स का स्रावन कौन करती है? बहिःस्रावी। तो पैनक्रियाज के द्वारा याद रखना, लाइपेज एंजाइम नाम सुना होगा, तो लाइपेज का स्रावन करती है। एमाइलेज का स्रावन करती है, एमाइलेज का स्रावन करती है। और आपका ट्रिप्सिन एंजाइम्स का स्रावन करती है। कौन? ये अग्नाशय। लेकिन अगर मैं हार्मोन्स की बात करता हूं तो यहाँ पे जो अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल होती है, तो बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावन करती है, इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावन करती है। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का स्रावन करती है। तो देखिए अलग अलग हार्मोन्स का स्रावन कर रही है और एंजाइम्स का भी कर रही है, तो इसीलिए ये मिश्रित ग्रंथि है। तो एड्रिनल ग्रंथि ये भी बिल्कुल नहीं है। अश्रु ग्रंथि ये बहिःस्रावी हो गई है। ये थायराइड ग्रंथि ये अंतःस्रावी है। और एड्रिनल ग्रंथि भी अंतःस्रावी है। लेकिन आपका आंसर होगा बच्चे अग्नाशय। तो आपकी दोनों लक्षण मतलब बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों के लक्षण जिसमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है ना। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका आंसर कौन सा है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी ग्रंथि क्या थी, है ना। अगर आपसे पूछा जाता है लड़ो उड़ो हार्मोन्स की वाली ग्रंथि कौन सी है, तो लड़ो उड़ो एंड डरो हार्मोन्स बचे एड्रिनलिन हार्मोन्स एड्रिनल ग्रंथि, है ना। संकटकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो संकटकालीन ग्रंथि भी एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि जो आपकी होती है बच्चे ध्यान रखना, ये किडनी के ऊपर होती है, एक जोड़ी होती है। थायराइड ग्रंथि गले में होती है। पैराथायराइड उसी के पीछे जस्ट होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत आपकी कैसे? बाह्यस्रावी है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि होगी। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और मास्टर ग्रंथि मानव के कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन ये हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा बच्चे, अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये कह रहा है, देख लीजिएगा, निम्नलिखित राज्य में से, निम्नलिखित राज्यों में से
कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो देखिए, आप इस चीज़ को बहुत बार रटते हैं, जब तक आपको नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों का मैप बनाना नहीं आएगा तब तक इसे कुछ नहीं कर सकते हो। तो देखिएगा, ये माना नॉर्थ ईस्ट का मैं मैप बना रहा हूँ, ये आप देखिएगा, ये है ना, और ये हम बात कर रहे हैं बच्चे, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का मैप हो गया है। अब कौन सा राज्य बोला है? बांग्लादेश से सीमा नहीं बना रहा है। अब देखिए, बांग्लादेश से सीमा की बात कर रहा हूँ, ये देखिएगा, मैं यहाँ पे ये राज्य बना रहा हूँ, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो गया है। ये मैंने कुछ राज्य बनाए हैं, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर कहलाते हैं, सिक्किम को छोड़ करके, और सिक्किम को छोड़ करके जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर राज्य हैं, ये आपका है बच्चे कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है ये? अरुणाचल प्रदेश हो गया है। ये आपका अगर मैं बात करता हूँ, ये मेघालय हो गया है, ये आपका त्रिपुरा हो गया है, देख लो ना, त्रिपुरा हो गया, ये आपका मिजोरम हो गया है, मिजो। ये आपका अगर मैं बात करता हूँ, ये नागालैंड हो गया है, नागालैंड हो गया, और ये आपका अगर मैं बात करता हूँ, ये मणिपुर हो गया। तो देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये आपका बीच में कौन हो गया? असम हो गया। वही असम जहाँ पे माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्रा पर। आपने देखा लोकटक झील मणिपुर के अंदर है, तुजू दराबी मणिपुर के अंदर, मणिपुर और म्यांमार को जोड़ती है, और यहीं पे लोकटक झील है जिसमें एक तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? आप देखिएगा, ये भी नहीं बनाता, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश चाइना म्यांमार से बना रहा है, नागालैंड भी म्यांमार से बना रहा है, मणिपुर भी म्यांमार से बना रहा है, लेकिन किससे कह रहा है? बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। अब देखिएगा, त्रिपुरा की बात करें, ये मणिपुर से सीमा बना रहा है, मिजोरम भी, तो मेघालय भी देख लीजिएगा, तो असम भी बिल्कुल बना रहा। बच्चे, असम पूछा जाता है कौन सा राज्य भारत का 2 जगह से बांग्लादेश से सीमा स्पर्श करता है, तो असम करता है। देखिएगा, इधर से भी करता है और यहां से भी करता है। कितने जगह से सीमा स्पर्श कर रहा है? 2 जगह से ये भारत क्या कर रहा है बच्चे? सीमा स्पर्श करने का काम कर रहा है। तो देखिएगा, असम सीमा बनाता है, नहीं बनाता पूछा हुआ है। मेघालय भी बना रहा है, देखिए मेघालय है, यह असम है। मिजोरम भी बनाता है बांग्लादेश से, लेकिन नागालैंड देखिएगा, नागालैंड कहाँ पे है? नागालैंड यहाँ पे है जहाँ नागा जनजाति पाई जाती है। इस नागालैंड राज्य का गठन असम से अलग हुआ था 1962 में ये राज्य का गठन हुआ था। तो याद रखेगा, ये असम नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा राज्य है जो सभी से सीमा बना रहा है। असम अरुणाचल से भी, नागालैंड से भी, मणिपुर से भी, मिजोरम से भी, बोले ना, त्रिपुरा से भी, मेघालय से भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर आपका जो होगा बच्चे कौन सा होगा? नागालैंड राज्य क्या है? बांग्लादेश से सीमा नहीं बना रहा है। तो ये आपका है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा आंसर होगा? नागालैंड। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला स्क्रीन पर जो होगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे। निम्नलिखित फसल में सबसे ज्यादा, निम्नलिखित फसलों में से सबसे ज्यादा ऑयल या सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा तेल का प्रतिशत होता है? मतलब देखिए बच्चे, 4 चीजें आपको मिल रहा है, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन और तिल। सबसे ज्यादा तेल किस में पाया जाता है कि? तो याद रखना, इसका आंसर आपका होगा तिल में सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। क्योंकि तिल में अगर हम बात करते हैं 52% बच्चे इसमें क्या पाया जाता है? ऑयल की मात्रा होती है। अगर मैं बात करता हूं सोयाबीन की, सोयाबीन के अंदर 40% क्या पाया जाता है? तेल का प्रतिशत पाया जाता है। और अगर मैं बात करता हूं मूंगफली के अंदर 48% सोया तेल पाया जाता है। और अगर मैं इसी की बात करता हूं तो 42% के आसपास इसमें तेल पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत तिल के अंदर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चे। सोयाबीन आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। आ रही बात समझ में? तो आपका आंसर तिल होगा बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ये हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
ये देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, डोडा बेटा, धूपगढ़। तो बताइएगा जरा आंसर। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे पहले आपको पता होगा ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, और जो ताप्ती नदी से लेकर के कहां तक है बच्चे? कन्याकुमारी तक है, ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक। और यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ, ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो आपस में मिलन होता है, ये दोनों बच्चे कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे दोनों आपस में मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यहीं पे आपकी नीलगिरी की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी हो गई है? नीलगिरी हिल्स, है ना। तो नीलगिरी पहाड़ी, और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, नीलगिरी पहाड़ी पर जो सबसे ऊंची चोटी है, इसी का नाम है बच्चे दोदा बेटा। दोदा बेटा। तो दोदा बेटा किसका सबसे ऊंचा पर्वत हो गया? नीलगिरी का। लेकिन नीलगिरी के नीचे आओगे तो यहाँ पे एक दर्रा है बच्चे, जिसका नाम है पालघाट दर्रा। और पालघाट दर्रा जो यहाँ पे है, ये केरल को कोयम्बटूर, ये आपका कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? कोची को कोयम्बटूर से। इसी के नीचे आओगे बच्चे तो यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है अनाईमुडी या अन्नामलाई हिल्स। देखिएगा कौन सी हिल्स हो गई है? अन्नामलाई हिल्स। और अन्नामलाई हिल्स की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वह है बच्चे यहाँ पे, जिसका नाम है अनाईमुडी। क्या नाम बोला? अनाईमुडी। और अनाईमुडी की हाइट 2695 मीटर है, और जो दोडा बेटा की हाइट है ये 2637 मीटर बच्चे इसकी हाइट है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगला ऑप्शन था अनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी बच्चे जो आपका ये वाला भाग उड़ीसा के अंदर है। तो महेंद्रगिरी कहाँ पे है? पूर्वी घाट पर है। और ये महेंद्रगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे है? महेंद्रगिरी पर्वत की अगर मैं बात करता हूँ, उड़ीसा में है। और एक है बच्चे धूपगढ़। धूपगढ़ कहाँ पे है? जो आपकी सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और सतपुड़ा श्रेणी जो आपकी यहाँ पे है, इस सतपुड़ा श्रेणी को गुजरात के अंदर कहते हैं बच्चे राजपीपला। क्या कहते हैं? राजपीपला की पहाड़ी। आगे मध्य प्रदेश के अंदर मैं बात करता हूँ तो इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश के अंदर धूपगढ़। क्या कहा जाता है? सॉरी, धूपगढ़ नहीं, महादेव। मध्य प्रदेश के अंदर इसे महादेव हिल्स कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर इसकी का नाम क्या है? मैकाल श्रेणी है। देख लो ना, ये राजपीपला गुजरात के अंदर सतपुड़ा का नाम है, महादेव हिल्स मध्य प्रदेश के अंदर है, और मैकाल श्रेणी छत्तीसगढ़ और आपका एमपी की सीमा पर है। तो देखिए, महादेव हिल्स की सबसे ऊंची चोटी ही बच्चे जो है, तो महादेव हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यही आपकी धूपगढ़ ही, मतलब कौन सा है? धूपगढ़। या सतपुड़ा श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो धूपगढ़ होगी, और महादेव हिल्स की भी सबसे ऊंची पूछे तो धूपगढ़ होगी। और यहीं पे बच्चे में महादेव हिल्स पर एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम है बच्चे पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर पर्यटक स्थल है, ये महादेव हिल्स पर है। मैकाल श्रेणी जो है, तो मैकाल श्रेणी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सतपुड़ा का नाम है, और मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत होगा बच्चे अमरकंटक। लेकिन अमरकंटक सतपुड़ा का दूसरा सबसे ऊंचा है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत के अंदर जितने भी चोटियां आएगी उन सभी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? अनाईमुडी। और दूसरी सबसे ऊंची होगी डोडा बेटा। तो आपका आंसर होगा अनाईमुडी, 2695 मीटर हाइट है। डोडा बेटा की 2637 मीटर हाइट है। धूपगढ़ी की मैं बात करता हूँ, ये धूपगढ़ी किसकी है? ये मैकाल की, या सॉरी, ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हो गई है, और महेंद्रगिरी उड़ीसा के अंदर हो गई है। तो आपका आंसर कौन सा था रे? अनाईमुडी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया बच्चे? कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है ना। चलो, तो ये दक्षिण भारत की, या अगर हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की, है ना, तो सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो आपकी अनाईमुडी होगी बच्चे। अनाईमुडी, अन्नामलाई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, है ना। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी काल सुबई पश्चिमी घाट हरिश्चंद्र पहाड़ी पर है। चले अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 26 में, देखिए बच्चे, आपके मौलिक अधिकार जब आप पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट का उल्लेख भाग 3 में है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, और इस भाग 3 को मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, और भाग 3 को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बोले भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को फंडामेंटल राइट को कहा जाता है ना। लेकिन इसमें एक साथ 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में अगर मैं बात करता हूं तो मूल संविधान में, भारतीय संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया, और इसके तहत आर्टिकल 31 से जो संपत्ति का अधिकार था, इसको फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटाकर, भाग 3 से हटाकर, इसे भाग 12 में आर्टिकल 300 क्लॉज ए में आज लीगल राइट या इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? संविधान के अनुच्छेद 26 में, अब देखिएगा, जो आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक हमारा जो मौलिक अधिकार है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। बच्चे क्या है? धर्म की स्वतंत्रता देने का काम करता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के कौन सा आर्टिकल में कहां से कहां तक है? तो 25 से 28 तक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उस धर्म के अनुसार आचरण व्यवहार कर सकता है, उस धर्म का अंतःकरण कर सकता है, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन एक विधि लीगल देखेगा। तो यही कहता है कि लोग, आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट है, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन कर सकते हैं, चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, है ना, धार्मिक कार्यों को संस्थाओं का गठन कर सकते हैं। तो किसके अधीन? तो यहाँ पे ध्यान देना, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए। देखिए ये पूछ रहा है कि कौन सा प्रबंधन स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए कार्य कर सकते हैं या मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। लेकिन इसमें कौन नहीं होगा? तो इसमें याद रखना बच्चे, एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है, धर्म नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो 1, 4 और 5, 1, 4 और 5, तो ये प्रतिबंध लगाते हैं बच्चे। बोले ना, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, मतलब, है ना। तो यही 26 में है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे कौन सा है? 1, 2, 1, 4 और 5, मतलब। तो ये 3 चीजें याद रखना है। आर्टिकल 26 में जब हम क्लास पढ़ाए थे, मैं वहां पे भी बताया हूं कई बार इस चीज को कि कौन सा किस चीज के लिए प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगला आर्टिकल हम बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कह रहा है निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन की तिथि के आधार पर कला क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। बल देख लीजिएगा भाई, जरा मुझे आंसर बताएगा कि कब कब इनको व्यवस्थित किया गया है और कब कब इनको किस आधार पे लगाया गया है। इनको डेट वाइज मैं बात कर रहा हूं कि कब का, मतलब ईयर के वाइज। जब तक आपको पता नहीं होगा कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, तो याद रखना बच्चे, सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग की बात कर रहा हूं। तो पहले इसकी डेट याद होनी चाहिए कि जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, इसकी डेट याद रखना, 31 अगस्त 2005 को इसका गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे बच्चे कौन? वीरप्पा मोइली। कौन थे? वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे। लेकिन प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो ये 1966 में हुआ था, और डेट याद रखना 5 जनवरी 1966 को, जिसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। 11वां वित्त आयोग, अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, और 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष बच्चे NK सिन्हा हैं। कौन है? NK सिन्हा है। और NK सिंह जो 15वां वित्त आयोग है, ये 2020 से 2025 तक इसका कार्यकाल है ना। लेकिन ये बात कर रहा है 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YB रेड्डी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी। लेकिन ये बात कर रहा है कौन से वित्त आयोग के? ये 11वां वित्त आयोग।
तो 11वां वित्त आयोग का गठन तो बच्चे 1998 में हो गया था, गठन नियुक्ति मतलब, लेकिन इसका कार्यकाल क्या था? कार्यकाल इसका 2000 से लेकर के 2005 तक था। जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है और फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग का प्रावधान संविधान में आर्टिकल 280 में है, संवैधानिक निकाय है। ये केंद्रीय वित्त आयोग है। लेकिन अगर राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं तो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 243 आय के अंतर्गत है बच्चे, पंचायतों के लिए। तो देखिएगा ये गठन पुंछी आयोग, अगर पूछा जाए पुंछी आयोग का संबंध किससे है तो याद रखिएगा पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है बच्चे। केंद्र राज्यों के बीच में संबंधों को लेकर के इस आयोग का गठन किया गया और पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया। 2010 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। सरकारी आयोग ये भी केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित है और केंद्र राज्यों के बीच में जब तनाव की स्थिति हो रही थी तब जाके सरकार ने इन आयोगों का गठन किया और इसका गठन 1983 में किया गया। 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी और RS सरकारिया इसके क्या थे बच्चे? RS सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। ये पूछ रहा है मैचिंग करिएगा बल। तो देखिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कब का है? 2005 का। 11वां वित्त आयोग का गठन नियुक्ति की बात करूं तो 1998 में हो गया था। पुंछी आयोग का गठन 2007 में, पुंछी आयोग का गठन, सरकारी आयोग का गठन 1983 में। अब क्रम के अनुसार पूछ रहा है तो सबसे पहले कौन सा होगा? चौथा होगा बच्चे। देखिए सबसे पहले ये आएगा नंबर 1। नंबर 2 पे कौन आएगा? नंबर 2 पे ये आ जाएगा बच्चे 98, कौन सा? जो 11वां वित्त आयोग है। और तीसरे पे आ जाएगा बच्चे पहला ए और ये आपका, इसीलिए आपका आंसर होगा 4213। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसे और डिटेल से देखना। जितने भी आयोग हैं वित्त आयोग, तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, अंतर्राज्य परिषद संवैधानिक निकाय है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है ना, मदन मोहन पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंधों से, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों से, राजमन्नार आयोग केंद्र राज्य संबंधों से, शीतलवाड़ समिति केंद्र राज्य संबंधों से। ये सब संबंध बच्चे केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध को दर्शाने या संबंध को बनाने या संबंध के बारे में सिफारिश देने को लेकर के इनका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है। देख लो भाई, भारत के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है कि शक्ति किस अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो याद रखना बच्चे, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में अगर तनाव होता है, विवाद होता है, केंद्र और राज्यों के बीच में अगर विवाद होता है, केंद्र और संघ शासित प्रदेशों के बीच में विवाद होता है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में यदि विवाद होता है, तो ये याद रखना इस मामले पर सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है और सुप्रीम कोर्ट का ये मूल क्षेत्राधिकार है। ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है, जिन मामलों के हियरिंग केवल सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा मूल क्षेत्राधिकार। केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद को लेकर के जो मामला है, क्योंकि मूल क्षेत्राधिकार का उल्लेख संविधान में आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के लिए किया गया है बच्चे। किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के लिए मूल क्षेत्राधिकार है? 131 में। और आप देख रहे हो अपील क्षेत्राधिकार, क्योंकि अगर हाई कोर्ट के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में उस मामले को लेकर क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। और जो अपील करते हैं तो अपील क्षेत्राधिकार मेरे संविधान में आर्टिकल 132 से लेकर के आर्टिकल 133, 134 में बच्चे क्या है? अपील क्षेत्राधिकार हो गया। सलाहकारी अधिकार सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में आर्टिकल 143 में है। 143 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन न तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। देखिए संवैधानिक क्षेत्राधिकार, अब देखिएगा संवैधानिक क्षेत्राधिकार की मैं बात करता हूं तो आर्टिकल 145 में आप इसे देख सकते हैं, जिसमें हम खंडपीठ की बात करते हैं बच्चे। किसकी बात करते हैं? खंडपीठ। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी संवैधानिक मामले को लेकर के कोई निर्णय लिया जा रहा है, तो किसी संवैधानिक मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे रही है, तो उसके लिए न्यूनतम 5 जजों की बेंच होनी चाहिए बच्चे। कितने जजों की बेंच?
कम से कम किसी संवैधानिक मामले पर 5 जजों की बेंच निर्णय दे सकते हैं, इसका गठन किया जाता है। और याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो खंडपीठ का गठन करता है, बेंच का, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। तो लेकिन ये राज्यों के बीच विवाद के लिए कौन सा अधिकार था? मूल क्षेत्राधिकार। तो ये आपका हो गया बच्चे, इसको आप याद रखना, कौन कौन से में क्या क्या अधिकार थे, ये आर्टिकल हमने आपको बता दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान की अगर मैं बात करता हूं, सुप्रीम कोर्ट संविधान के भाग 5 में है, और सुप्रीम कोर्ट जो भाग 5 में है, तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट संविधान के भाग 5 में है, आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 1+33 टोटल होती है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण संसद करती है, लेकिन हाई कोर्ट के जजों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिएगा। अब देखिए निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए का मतलब, ओहो क्या हो गया, देखिएगा, निम्नलिखित भाषाओं पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। विचार का मतलब क्या देख रहे हो आप लोग कि भाषाओं पर विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, उपरोक्त में से किसका सरकार ने श्रेय घोषित किया? नहीं बच्चे, श्रेय नहीं होगा। इसे हम कहते हैं, किसे सरकार ने शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज, किसे सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, बल क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया है, ये बात करना चाह रहा है। तो देखिए क्लासिकल भाषा क्या होती है? जिस भाषा का आज से नहीं बल्कि जो बहुत प्राचीन भाषा है, जिसका प्राचीन समय से पुराणों में, शास्त्रों में जिसका प्रयोग किया जा रहा है, जो भाषा आज से लगभग 1500-2000 साल पहले से जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उस भाषा को शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। बोले ना, ठीक है ना? तो जिसका शास्त्रों से या ग्रंथों से संबंध है, तो भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना शुरू किया। और याद रखना बच्चे, वर्तमान में अगर आपसे पूछें कितने वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है? 6। और यहाँ पे सबसे पहली 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा तमिल को दिया गया है, तो तमिल शास्त्रीय भाषा होगी बच्चे। अगला हम बात करते हैं 2005 में। 2005 में संस्कृत को दूसरी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2008 में, और 2008 में अगर मैं बात करता हूं, एक तो कन्नड़ और एक तेलुगु। कौन कौन सी भाषा है? कन्नड़ को 2008 में और तेलुगु को भी बच्चे 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। लेकिन 2013 में अगर मैं बात करता हूं, तो 2013 में जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ये दिया गया था मलयालम को। किसको दिया गया? मलयालम को। और 2014 में सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा का दर्जा उड़िया को दिया गया, उड़ीसा की। तो देखिएगा कौन सी भाषा है, किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा? कन्नड़ को और तेलुगु को कब? 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो इसका आंसर होगा बच्चे आपका 2 और 3। 2 और 3, तो ये आपका आंसर होगा। गुजराती को नहीं दिया गया, तो ये आपको ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है ना? तो वर्तमान में कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं? और शास्त्रीय भाषा का दर्जा वर्तमान में 6 भाषाओं को दिया गया है। और ये 6 भाषाएं अभी तक जो है, इसे ध्यान रखना कौन कौन सी कब दिया गया था, ठीक है ना? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात करते हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत या शिखर का क्रम बताइएगा। देखिए ये क्रम वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा क्रम बताएगा। बल हिमालय की बात कर रहा है, हिमालय पर बता रहा बच्चे। तो यहाँ देखिएगा, माना अगर हम बात करते हैं, ये हिमालय है बच्चे। क्या ये हिमालय है? ग्रेट हिमालय। और ग्रेट हिमालय पर आप सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे बच्चे ग्रेट हिमालय की बात करें तो इसके पश्चिम में एक पर्वत यहाँ पे है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसे कहते हैं नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। और यहीं पे अरुणाचल प्रदेश में एक लास्ट में यहाँ पे है, जिसे कहते हैं नमचा वरवा पर्वत। तो नंगा पर्वत और नमचा वरवा पर्वत तक हिमालय का विस्तार भारत में है। और ये हिमालय बच्चे आप देख रहे हो, ये वाला भाग है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समूह में कौन सा पश्चिम से पूरब की ओर? देखो
समूह में कौन सा? पूरब से पश्चिम की ओर। क्रम देख लेना बच्चे, पूरब से पश्चिम की ओर बात कर रहा है, और पूरब से पश्चिम का मतलब इधर से देखना है। तो जो क्वेश्चन के आधार पर चलेंगे, एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, एवरेस्ट देखेगा। तो सबसे पहले तो बच्चे एवरेस्ट तो हो ही नहीं सकता है, तो हम बात करते हैं आपके सिक्किम के अंदर यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा के बगल में जैसे ही हम चलते हैं तो कंचनजंगा के बगल में एक पर्वत और आता है जिसका नाम है बच्चे, देखिएगा ये मैं और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, है ना, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ ये वाला भाग। तो ये आपका हो गया कंचनजंगा, सबसे पूर्व में सिक्किम के अंदर है। और हिमालय पर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद में यहाँ पे एक पर्वत और है, फिर एक पर्वत और है यहाँ पे है, मैं इस तरह से बता रहा हूँ यहाँ पे। तो कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है, और जो उसी के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो इसका नाम आएगा बच्चे मकालू। कौन सा आएगा रे? तो देखेगा ये कंचनजंगा हो गया, ये आपका मकालू हो गया, मकालू हो गया, यही आपका बच्चे एवरेस्ट हो गया। तो देखेगा तो कंचनजंगा, एवरेस्ट। तो देखिए कंचनजंगा के बाद क्या आ रहा है? पूरब से पश्चिम की ओर एवरेस्ट आ रहा है, क्योंकि मकालू ऑप्शन में नहीं है, और मकालू नहीं है तो इसी के बाद एक पर्वत और आएगा जिसका नाम है गौरी शंकर। कौन सा शंकर है? गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद एक और पर्वत आएगा बच्चे जिसका नाम आएगा मनसालू। देखेगा ये कौन सा हो गया है? मनसालू। तो वो मकालू था, ये मनसालू है। और यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ, दो और हैं, एक का नाम आएगा बच्चे जिसे हम कहते हैं अन्नपूर्णा। तो ये नीचे ये हो गया अन्नपूर्णा, और एक का नाम हो गया बच्चे कौन सा? धौलागिरी। धौलागिरी। अब देखेगा धौलागिरी। तो देखिए कंचनजंगा सिक्किम में, हिमालय पर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, लेकिन जो मकालू, एवरेस्ट, गौरी शंकर, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब नेपाल के अंदर है बच्चे, सब नेपाल के अंदर, इसको छोड़ के मतलब। तो देखिएगा क्रम कौन सा रहा? कंचनजंगा, एवरेस्ट, कंचनजंगा के बाद कौन आ रहा? एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद आ रहा अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद आ रहा धौलागिरी। ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर बच्चे। तो ये आपका हिमालय पर पर्वतों का क्रम है, तो इसे आप देखेगा बी आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है ना, आगे बात करें, चलो ठीक है। हिमालय पर, तो हिमालय का अगर मैं बात करता हूं तो ग्रेट हिमालय और महान हिमालय, मध्य हिमालय, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे ये आपका ट्रांस हिमालय हो गया, ये आपका महान हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय, ये आपका लेजर हिमालय हो गया मतलब मध्य हिमालय, और ये आपका शिवालिक हिमालय हो गया, और यहाँ पे आपका मैदान हो गया। ITSZ इंडो तिब्बत सांगपो जोन, ट्रांस और ग्रेट को अलग करते हैं, और इसको ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय के बीच में MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। लघु हिमालय और अगर बात करते हैं शिवालिक हिमालय के बीच MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट है, और शिवालिक हिमालय और मैदान के बीच बच्चे अगर बात करता हूं HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये ठीक है ना, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 13वां क्वेश्चन। देखिएगा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? खनिजों को लेकर है। ये कह रहा है बच्चे कि सूची 1 का सूची 2 से क्या करो? बोले मिलान करो। कोयले, अब आपको पता है कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है? पीट, इसमें कार्बन सबसे कम। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? तो भारत में अगर आपसे पूछा जाता है तो बिटुमिनस सबसे ज़्यादा पाया जाता है बच्चे। कौन सा? बिटुमिनस। लेकिन लिग्नाइट कोयला भारत में उत्पादन और भंडारण में अगर मैं बात करता हूँ, कौन सा राज्य लिग्नाइट के कोयले में उत्पादन और भंडारण में आगे है? तो ये है बच्चे तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। लिग्नाइट कोयले को ही हम क्या कहते हैं? भूरा कोयला। तो देखिए कोयले की खान, तो कोयले के लिए बच्चे जो महानदी बेसिन है, कोयले का मिलान आप तलचर पड़ता है उड़ीसा के अंदर, और उड़ीसा में जो महानदी बेसिन है, महानदी बेसिन के अंदर घाटी में बच्चे गोंडवाना लैंड पाई जाती है, और गोंडवाना लैंड में कोयला है। उड़ीसा के अंदर तलचर हो गया, ढेकानाल हो गया, है ना, छत्तीसगढ़ के अंदर कोरबा हो गया, बिलासपुर हो गया, पश्चिम बंगाल के अंदर रानीगंज हो गया,
और बिहार झारखंड के अंदर झरिया, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह सब कोयले की खानें हैं। तांबा देखिएगा बच्चे, तांबा आपको बड़ी फेमस खान मिलती है खेतड़ी, और खेतड़ी की खान कहाँ है? ये राजस्थान के अंदर है, तो तांबे के लिए खेतड़ी। लोह अयस्क, लोह अयस्क आपको जो आपका कर्नाटक के अंदर बचे, कर्नाटक के अंदर बाबा बुदान की पहाड़ी है, बाबा बुदान की पहाड़ी या कुद्रेमुख पर्वत चोटी पर बच्चे लोह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर बेलाडोला की खान आपने सुना है, बेलाडोला के अंदर भी लोह अयस्क पाया जाता है। चांदी, चांदी का देख लीजिएगा बच्चे, तो जावर की खान, और जावर की खान भी कहाँ है? राजस्थान के अंदर। चांदी स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, जिस चांदी अन्य धातुओं के साथ पाया जाता है, जहाँ पे सोना, लेड, सीसा, जस्ता आदि धातुएं पाई जाती है, वहीं पे चांदी पाया जाता है। तो देखिएगा कोयले का 4, ए का 4, बी तांबे का देखिएगा कौन सा? खेतड़ी, तो बी का कौन सा हो गया? 3, बिल्कुल। लोह अयस्क का कौन सा हो गया बच्चे? कुद्रेमुख कर्नाटक के अंदर, तो सी का 1 और डी का 2। तो देखिएगा आंसर आपका होगा ये वाला। तो ये खनिज की दृष्टि से आपने देख लिया कौन सा क्वेश्चन सही था, तो ये मैचिंग करने को आता है, तो ये आपका मिल गया बच्चे, है ना। चलो अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीनिंग पर होगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया बच्चे, कौन सा क्वेश्चन है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो एग्जाम में सबसे बड़ी गलती करते नहीं है, तो देखिएगा प्रशासनिक अधिकरण। तो देखिएगा जो ये प्रशासनिक अधिकरण है, ये मेरे संविधान के भाग 14 ए में है, और भाग 14 ये संविधान में कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 कर दिया गया, और तब जाके इसको जोड़ा गया। इसके तहत आर्टिकल 323 का ए और आर्टिकल 323 का बी, ये दोनों इसके तहत प्रशासनिक अधिकरण को लेकर के जोड़ा गया था। नेक्स्ट, सम्मान नागरिक सिविल संहिता आर्टिकल 44 में ही प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक अधिकरण बिल्कुल, और 223 के क में इसका प्रावधान है ना। सम्मान नागरिक सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है ना। आर्टिकल 44 में डीपीएसपी में राज्यों को निर्देश दिया गया है, कहाँ पे? ये डीपीएसपी में। और परिसीमन आयोग का गठन, देखिएगा बच्चे, परिसीमन आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि जो परिसीमन आयोग है, ये परिसीमन आयोग के लिए एक परिसीमन अधिनियम 1952 बना हुआ है। और परिसीमन मतलब जो वर्तमान जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों का या क्षेत्रों का सीमांकन करने का काम करता है, परिसीमन आयोग है। परिसीमन अधिनियम 1952 के तहत, लेकिन मेरे संविधान में आर्टिकल 82 है, और आर्टिकल 82 में लिखा हुआ प्रत्येक 10 साल पर, प्रत्येक 10 साल बाद जब भी जनगणना होती है, तो 10 साल बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे 81 नहीं है, 81 में तो लोकसभा है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? आर्टिकल 82 में प्रावधान है, ठीक है ना। परिसीमन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। और अभी तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? 4 बार। 1952 में किया गया, 1962 में दूसरा, 1972 में तीसरा, है ना, और 2002 में चौथा परिसीमन आयोग का गठन किया गया। तो ये गलत है बच्चे, यही आपका पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आपका गलत है, ये आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, शांति समझौते संधियों को बनाए रखने के लिए राज्य प्रयास करे ये। और अगर आपसे पूछे संविधान में कौन सा आर्टिकल विदेश नीति को प्रेरित करता है, तो विदेश नीति के लिए संबंधित आर्टिकल कौन सा है? फॉरेन पॉलिसी आर्टिकल 51 है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना बच्चे। तो आंसर कौन सा था? परिसीमन आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में था? गठन की बात की गई है, लेकिन परिसीमन आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ये कहा गया कि प्रत्येक 10 साल बाद प्रत्येक जनगणना जो होती है, तो परिसीमन आयोग का क्या किया जाए? गठन किया जाना चाहिए। बोले बच्चे। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भोजन काम, भोजन देखिएगा, भोजन काम और उत्पादन का नारा किस 5 ईयर प्लान में दिया गया था? 5वीं पंचवर्ष योजना में? बिल्कुल नहीं बच्चे। और जो 5वीं पंचवर्ष योजना है, इसका गठन, इसका
1974 से लेकर के 1979 तक बनी थी, लेकिन आपसे पूछा जाता है पांचवी पंचवर्ष योजना कौन सी पंचवर्ष योजना है जो अपने समय से एक साल पहले खत्म हुई है? ये पांचवी थी, ठीक है ना। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्ष योजना में दिया गया था? यहां पे। लेकिन ये नारा कौन सा? भोजन, काम और उत्पादकता। तो इसका आंसर आपका होगा बच्चे, सातवें पंचवर्ष योजना में भोजन, काम और उत्पादकता का क्या दिया गया है? नारा दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आंसर ये होगा। और भोजन, गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया था, है ना। और ये सातवीं पंचवर्ष योजना का अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाता है तो याद रखना बच्चे, इसका टाइम पीरियड 1985 से लेकर के 1990 तक इसका टाइम पीरियड था। किसका? सातवीं का, ठीक है ना। और छठी का अगर आपसे पूछा जाता है तो 1980 से 85, 1980 से 85 तक छठी पंचवर्ष योजना थी। और आठवीं पंचवर्ष योजना कब से होगी? 90 के बाद। देखो 90 से 95 होना चाहिए, नहीं, दो वार्षिक योजनाएं 91 से 91, 91 से 92 चलाई गई थी, इसीलिए 1992 से लेकर के 97 तक थी। तो इसका आंसर क्या हो गया? सातवीं पंचवर्ष योजना में ये नारा दिया गया था, ठीक है ना। चले स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? तो आपको सबसे पहले बेतवा नदी ध्यान देना, ये गंगा नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी यमुना है। ये गंगा हो गई, ये यमुना हो गई। यमुना नदी की सहायक नदियां हैं कुछ, एक तो आपकी चंबल नदी हो गई है, और एक नदी आपकी, मैंने कहा यहाँ पे कौन सी नदी मैं बता रहा हूँ? बेतवा नदी बोल रहा हूँ। और एक नदी यहाँ पे कौन सी नदी है? केन नदी। तो देखिएगा, गंगा नदी, गंगा की सहायक यमुना नदी जो प्रयागराज में मिलती है। तो चंबल, बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, केन तीनों नदियां कहाँ हैं? ये यमुना की सहायक है। चंबल नदी पर आपने 2-3 डैम के नाम सुने होंगे बच्चे। 2-3 डैम कौन कौन से? एक तो आपका हो गया गांधी सागर। तो गांधी सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर। एक आपका हो गया जवाहर सागर। कौन सा सागर हो गया? जवाहर सागर परियोजना भी चंबल नदी पर हो गया। और एक आपका हो गया राणा प्रताप सागर। तो राणा प्रताप सागर परियोजना भी इसी पर हो गया। एक यहीं पे हो गया कोटा बैराज। कोटा बैराज परियोजना भी यहीं पे है। लेकिन बेतवा नदी की बात कर रहा हूं। तो बेतवा नदी पर माता टीला डैम, बिल्कुल याद रखेगा बच्चे, माता टीला डैम बेतवा नदी पर है। कौन सा डैम? माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध, बिल्कुल राजघाट बांध भी इसी पर है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी यमुना की सहायक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई बांध भी अगर आपसे पूछा जाता है तो ये भी बेतवा नदी पर है। तो देखिएगा, ये भी बेतवा पर है, ये भी बेतवा पर है, ये भी बेतवा, लेकिन बाण सागर बांध बेतवा नदी पर नहीं है। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि बाण सागर बांध अगर आप देखोगे, गंगा नदी में एक नदी और जाती है, और एक नदी जाती है बच्चे, ये नदी है, ये गंगा में जारी है, और ये नदी है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। और बाण सागर बांध अगर पूछा जाता है तो बाण सागर बांध अगर पूछे तो ये सोन नदी पर हो गया है। कौन सा बांध? बाण सागर बांध। तो बाण सागर बांध किस पर है? सोन नदी पर। और बाण सागर बांध सोन नदी पर, लेकिन इसी सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी, और रिहंद नदी पर भी रिहंद बांध है। तो आपका आंसर कौन सा नहीं है? बाण सागर बांध नहीं है। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पानी देना थोड़ा पीने के लिए। चलिए आगे बात करें बच्चे। ये हो गया आपका, कुछ डैम के बारे में आपने देख लिया है, तो इसे भी याद रखेगा कौन कौन सा बांध कहाँ पे है, कौन कौन सा बांध कहाँ पे किस नदी पर है। तो ये आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिख रहा है कि 42वां, देखिए बच्चे करण का क्वेश्चन है, 42वां भारत का 42वां यूनेस्को या विश्व धरोहर कौन सा बना है? मतलब यूनेस्को जो है, UNESCO, यूनेस्को की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? यूनेस्को की बात कर रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाता है यूनेस्को का गठन कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को हुआ था बच्चे। कब हुआ था इसका गठन? 16 नवंबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का।
और विश्व धरोहर की जो मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान में भारत के कितने 42 स्थान विश्व धरोहर में हो गए हैं, 42 स्थल हो गए हैं। और 42 स्थल में से बात करते हैं, कुछ स्थल तो बच्चे सांस्कृतिक हैं, कल्चरल से संबंधित हैं, कुछ स्थल बच्चे प्राकृतिक हैं, और प्राकृतिक के साथ साथ अगर बात करता हूँ, कुछ स्थल बच्चे आपके एक तो मिश्रित है और मिश्रित एक आपका है। तो मिश्रित कितने स्थल है अभी? एक। प्राकृतिक कितने हैं? 7। तो 7 प्राकृतिक स्थल हैं आपका, और 34 की अगर मैं बात करता हूँ तो सांस्कृतिक है, मतलब 34 और 35 और 5 7 42। तो वर्तमान में ये कल्चरल से संबंधित 34 स्थान भारत के विश्व धरोहर सूची में है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 प्राकृतिक स्थल हैं और एक मिश्रित स्थल है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता मिश्रित कौन सा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित में है बच्चे, और ये बात समझ। लेकिन 42वां तो देखिएगा, ये भारत के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो वर्तमान में भारत में 2 अभी हाल ही में कुछ समय पहले 2 स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और 2 कौन कौन से हैं? एक तो आपका शांति निकेतन होगा बच्चे। कौन सा होगा? शांति निकेतन। और शांति निकेतन जिसका संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर जी से था। शांति निकेतन ये आपका कौन से नंबर का हो गया? 41वें नंबर का शांति निकेतन वेस्ट बंगाल के अंदर है। और एक और है विश्व धरोहर में, देखिएगा कौन सा है? हाँ, होयसाला। होयसाला मंदिर बच्चे, और होयसाला मंदिर कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। तो यही बच्चे 42वां क्या बनाया गया है? विश्व धरोहर स्थल में इसे क्या दिया गया? स्थान दिया गया, या शामिल किया गया। और प्रत्येक वर्ष आपको पता होगा कि 18 अप्रैल का जो दिन होता है, प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाने का कार्य किया जाता है। विश्व धरोहर, तो विश्व धरोहर डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये मंदिरों का समूह, तो 42वां हो गया, 41वां शांति निकेतन हो गया, क्योंकि 2 स्थलों को अभी क्या दिया गया था? विश्व धरोहर में स्थान दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है बच्चे। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, तो इसका आंसर होयसाला मंदिर कर्नाटक में 42वां विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। तो कितने प्राकृतिक स्थल है अभी? प्राकृतिक 7 है, मिश्रित 1 है, और 34 बच्चे भारत के विश्व धरोहर सूची में क्या हो गए? शामिल हो गए हैं। तो लेटेस्ट 2 याद रखना बच्चे, क्वेश्चन बन सकता है। और यूनेस्को की स्थापना, यूनेस्को का पूरा नाम, ये सब आपको याद रखना है। फुल फॉर्म क्या थी यूनेस्को की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है भारत के अध्यक्ष था G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन सा संघ बना है? ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सभी लोगों को अच्छे से आता होगा अभी हाल ही में। तो आप देखिएगा अफ्रीकी संघ इसका आंसर होगा, क्योंकि अफ्रीकी संघ में टोटल कितने देश हैं? 55 देश अफ्रीकी संघ में हैं। और यही अभी बच्चे जो आपका G20 है, G20 किसका संगठन है? G20 जो आकर बात करते हैं, G20 विकासशील और विकसित देशों का संगठन है, लेकिन G20 इसका नाम था। लेकिन अब इसमें बच्चे G20 में कितने देश थे टोटल? अब इसका नाम G20 नहीं, अब इसमें अफ्रीकी संघ जुड़ने से इसका नाम G21 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 19 तो देश हैं अब G20 में बच्चे, G21 में, और 2 इसमें संघ हैं, एक तो यूरोपियन यूनियन है और एक आपका अफ्रीकन यूनियन हो गया है। तो यही अभी लेटेस्ट आपका अफ्रीकन यूनियन इसमें सदस्य बना है, इसीलिए 21 हो गए बच्चे, 21वां स्थायी सदस्य है ना। और आसियान की स्थापना, चलो इसको पहले देखें पहले थोड़ा। तो जो आपका G20 है, G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। और G20 अगर मैं बात करता हूँ, दुनिया की 2/3 आबादी पाई जाती है बच्चे G20 में। विश्व की 2/3 आबादी कहाँ पाई जाती है? विश्व की 2/3 आबादी G20 के देशों की है। और अगर बात करते हैं विश्व की कुल जीडीपी का, विश्व की कुल जीडीपी की अगर मैं बात करता हूं, 85% जीडीपी अकेले G21 देशों के, G20 देशों की है। अगर विश्व का टोटल व्यापार जो होता है, वैश्विक व्यापार का 75% भाग किसका है बच्चे? तो वैश्विक व्यापार में टोटल योगदान G20 के देशों का 75% है। बोले ना, सुन रहे हो मेरी बात? तो
तो आपको ध्यान रखना है। और G20 का भारत के अंदर जो अभी 18वां संस्करण हुआ था बच्चे, 2023 में G20 का 18वां संस्करण भारत में हुआ, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। और G20 का जो 19वां संस्करण होगा ये ब्राज़ील के अंदर होगा। और ब्राज़ील के अंदर कब होगा? 2024 में बच्चे 19वां संस्करण ब्राज़ील के अंदर G20 का होगा। आसियान में कितने देश हैं? आसियान में 10 देश हैं। आसियान का मुख्यालय अगर बात करते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर बच्चे इसका क्या है? मुख्यालय है। किसका मुख्यालय? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और इसमें कितने देश हैं टोटल? आसियान में 10 सदस्य हैं इसके। लेकिन आसियान का गठन कब किया गया था? तो याद रखना, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को इस संगठन का गठन किया गया था। अब बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुई। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाता है, ये ढाका के अंदर है, ये भी याद रखना। अरब संघ का मुख्यालय कहाँ है बच्चे? अरब संघ का या अरब यूनियन का मुख्यालय काहिरा मिस्र में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1945 को। 22 मार्च 1945 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 4 ऑप्शन हमने बता दिए हैं। लेकिन G20 का भी नवीनतम सदस्य कौन सा बना है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना बच्चे? चलो अगला क्वेश्चन हमारे आपकी स्क्रीनिंग पर जो आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन देखेगा बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी, मैं बात कर रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कहां नहीं है? बल कौन सी घाटी सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा कौन सी घाटियां हैं। अगर मैं बात करता हूं मरखा घाटी, बिल्कुल सही है बच्चे, लद्दाख के अंदर है। जुकू घाटी नागालैंड के अंदर है, बिल्कुल सही है। युथांग घाटी बच्चे सिक्किम के अंदर है, बिल्कुल सही है। लेकिन न्योरा घाटी आपका अगर ध्यान देना है, न्योरा घाटी आपका अगर पूछे हिमाचल में है तो हिमाचल में नहीं है। न्योरा घाटी आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है। इसीलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया है। आ रही बात समझ में? क्योंकि हिमाचल के अंदर अगर आपसे पूछे हिमाचल के अंदर कौन कौन सी घाटियां हैं, तो हिमाचल के अंदर पार्वती घाटी हो गया है। हिमाचल के अंदर अगर बात करता हूं, कांगड़ा घाटी हो गया है, मालना घाटी हो गया है, आपका कुल्लू घाटी हो गया है, मनाली घाटी हो गया है ना, सांगला घाटी हो गया है, लाहौल स्पीति घाटी हो गया है। ये सब हिमाचल के अंदर है बच्चे, बोले ना। लेकिन युथांग घाटी और चुंबी घाटी सिक्किम के अंदर। एक और घाटी याद रखना बच्चे, कौन सी है? चुंबी घाटी भी सिक्किम के अंदर है। लेकिन लद्दाख के अंदर मरखा घाटी है ना, ये आपके मरखा घाटी हो गया। नुब्रा घाटी भी कहाँ है? नुब्रा घाटी भी यहीं पे है, सिक्किम के लद्दाख के अंदर नुब्रा घाटी हो गया है, मरखा घाटी हो गया है। और एक घाटी और है बच्चे जिसका नाम है सुरु घाटी। सुरु नदी वहाँ पे है, नुब्रा नदी वहाँ पे है। उन्हीं के आसपास के नदियों को क्या कहते हैं? घाटियाँ कहते हैं। तो न्योरा घाटी। लेकिन एक घाटी और है बच्चे, अराकू घाटी। और अराकू घाटी की अगर बात करते हैं, ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो न्योरा पश्चिम बंगाल, अराकू घाटी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। और एक घाटी आप देखना कम्बम घाटी, और कम्बम घाटी बच्चे तमिलनाडु के अंदर है। तो आपका आंसर क्या था? न्योरा घाटी हिमाचल नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल है। तो ये भारत के अंदर कुछ घाटियां हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा इसके बाद जो 20वां होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना बच्चे। 20वें नंबर का क्वेश्चन, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा लंबा टाइम लग गया है, इतना लंबा टाइम नहीं लेना था मुझे, लेकिन क्या करें, सारे क्वेश्चनों को बताना भी पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन से 5-5, 7-7 क्वेश्चन हम दे रहे हैं। 20 का मतलब ये 100 क्वेश्चन पूरे हैं, इसे याद रखेगा बच्चे। देखिए कौन सी, हगरी नदी किसकी सहायक है? अरे कहाँ लिख दिया? हगरी किसकी सहायक नदी है? नहीं नहीं, नदी है बच्चे, बोले ना। तो हगरी किसकी सहायक नदी है? देखिए ये कृष्णा लिख दिया। अरे नहीं, कृष्णा नहीं है, ये कृष्णा है। कृष्णा नदी की बिल्कुल नहीं, हगरी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है बच्चे। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो लेकिन हगरी नदी अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे ध्यान देना, गोदावरी की भी नहीं, लेकिन कावेरी की भी नहीं, लेकिन तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी नदी है। लेकिन अगर बात करें तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो ये भी आपको पास क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो जो कृष्णा नदी है बच्चे, कौन सी? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है।
महाबालेश्वर से निकलती है और इसी में एक नदी कर्नाटक से होकर जाती है, यह है बच्चे तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा नदी में एक सहायक नदी जाती है जिसका नाम है हगरी नदी। तो देखिए किसकी सहायक हो गई, तुंगभद्रा की सहायक हो गई। कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी अगर आपसे पूछे तो कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो गई है, तुंगभद्रा। इसी में अगर मैं बात करता हूं, तुंगभद्रा नदी जो कृष्णा नदी है, इसकी एक सहायक नदी है बच्चे जिसका नाम है मूसी। और मूसी हैदराबाद की इस नदी के तट पर बसा हुआ है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर। एक नदी और है बच्चे जिसका नाम है भीमा नदी। भीमा नदी के बाद एक और है बच्चे सीना नदी। तो भीमा नदी भी किसकी सहायक हो गई है, इसी की सहायक है, कृष्णा की। कोयना नदी भी किसकी सहायक हो गई है, कोयना भी कृष्णा नदी की सहायक नदी हो गई है। पंचगंगा, दूध गंगा वगैरह वगैरह सब किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है बच्चे। कहाँ से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। और कावेरी नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में ध्यान रखना। एक नदी यहाँ पे जाती है जिसका नाम है लक्ष्मण तीर्थ। तो लक्ष्मण तीर्थ किसकी सहायक नदी है, कावेरी नदी की। अगर हम बात करते हैं लक्ष्मण तीर्थ के साथ साथ काबिनी नदी, सुवर्णावती, देखे ना, मैं यहीं पे नाम लिख देता हूँ सीधे, काबिनी नदी कावेरी की, सुवर्णावती, सुवर्णावती भी इसी की है, अमरावती, अमरावती भी इसी की है, हेमावती, हेमावती भी इसी की सहायक नदी है। देख लो बच्चे, अगर बात करते हैं अमरावती, सुवर्णावती, हेमावती, है ना, ये सब किसके, अर्कावती, देखो ना, ये याद रखना, अर्कावती, ये सब काबिनी नदी, सब इसी की सहायक नदियाँ हो गई। और यहाँ पे ध्यान देना, इसी पर अगर मैं बात करता हूँ, एक नदी और है गोदावरी, जिस गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, प्रायद्वीप भारत की गोदावरी है। दूसरे नंबर पर कृष्णा है और तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूँ नर्मदा है जो पश्चिम में गिरती है। क्योंकि कावेरी नदी की लंबाई तो 800 किलोमीटर है बच्चे। तो आज की सीरीज को यहीं पे ख़त्म करते हैं, समय ज़्यादा हो गया, नहीं तो मैं इन नदियों को एक एक करके पूरा मैप से बता देता, लेकिन क्लास में बताया जाएगा। लेकिन हर आज के बाद परमानेंट कंटिन्यू हमारी एक एक सीरीज 20-20 नंबर के क्वेश्चन की आएगी और लेटेस्ट एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग बने रहिएगा और आप लोग इस 20-20 क्वेश्चन नंबर की जो सीरीज है इसका आनंद लीजिएगा और अपना एग्जाम जो आपका मंजिल है उसे हासिल करने में सफलता प्राप्त कीजिएगा। हमारी आपके साथ यही दुआ, यही कामना, यही आशीर्वाद रहेगा। धन्यवाद।